और जननायक जनता पार्टी तोड़ने की साजिश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और एक व्यक्ति और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पहले मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं विद प्रूफ और एविडेंस उस आदमी का नाम भी पब्लिक डोमेन में ला करके रखूंगा। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हमें बताया, हमने अपनी पार्टी कैसे कैसे बचाई थी। सारे एमएलए जाने को तैयार थे और उस समय हमें पता है कि हमें पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा था। अब रामकरण काला ने जब ये खुलासा कर दिया या ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि उनको 50 करोड़ रुपए में खरीदने की बात थी और खरीदार का नाम बता रहे हैं देवेंद्र बबली की तरफ से। जेजेपी तोड़ने की बात आई, वो 6 एमएलए इकट्ठे हुए, 7वां एमएलए रामकरण था जिसके सामने होते जो पार्टी कर दी थी। उस टाइम भी 50 करोड़ की ऑफर लगी थी मेरे पास। मैं सारे खुलासे करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे सियासी मुद्दे को लेकर के जो हरियाणा की सियासत के अंदर अब दूर तक जाएगा, लंबी चर्चा होगी। मुद्दा ऐसा है, यानी कि ऐसा मामला है ये कि जिसके अंदर हमेशा से बात चलती रही है सियासत की, हॉर्स ट्रेडिंग की, यानी खरीद फरोख्त वाली। और इस मुद्दे को बड़ा किया था शाहबाद के विधायक है रामकरण काला। कभी जननायक जनता पार्टी के विधायक थे, आजकल कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और रामकरण काला के उस स्टेटमेंट के बाद में जो उन्होंने कहा है, उसे मैं कबूलनामा कहूं, स्टेटमेंट कहूं या जो भी कहूं, उस खुलासे के बाद में दिग्विजय चौटाला भी सामने आई। और दिग्विजय चौटाला ने उन नेता पर जिनकी छत्र छाया में कह लूं या जिनके नजदीक रह करके 4.5 साल हरियाणा की सत्ता में काबिज रहे थे, उन पर एफआईआर दर्ज तक करने की मांग कर दी है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव की जो स्थिति थी 90 सदस्यीय विधानसभा में, कुछ इस प्रकार थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक थे, 32 विधायक कांग्रेस पार्टी को मिले थे, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के जीते थे, एक विधायक, इकलौते विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के उस चुनाव में अभय सिंह चौटाला थे और बाकी इंडिपेंडेंट थे। सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए होते हैं। जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और उस सरकार के अंदर दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने थे और दुष्यंत चौटाला के साथ में अनूप धानक हरियाणा के राज्य मंत्री बने थे। कुछ समय बाद देवेंद्र बबली को बनाया गया था कैबिनेट रैंक का पंचायत विकास मिनिस्टर। 4.5 साल तक हरियाणा की सरकार में भागीदारी रही थी दुष्यंत चौटाला साहब की। तमाम आंदोलन हुए, तमाम मुद्दे हुए, लेकिन जेजेपी पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ी रही। अलग तब हुई जब बीजेपी ने जेजेपी को अलग कर दिया, यानी कि मनोहर लाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तब जेजेपी बीजेपी के साथ नहीं थी। अब हाल ही में रामकरण काला का एक ऑडियो वायरल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और उसके अंदर रामकरण काला कह रहे हैं कि उन्हें देवेंद्र बबली ने 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। आप सुनिए रामकरण काला को। जब पार्टी उसकी जेजेपी तोड़ने की बात आई, वो 6 एमएलए इकट्ठे हुए, 7वां एमएलए रामकरण था जिसके सामने होते जो पार्टी कर दी थी। उस टाइम भी 50 करोड़ की ऑफर लगी थी मेरे पास। उसी टाइम बोल दिया था भी किसी के साथ गद्दारी करनी, किसी पार्टी छोड़नी, तो क्या छोड़ दो, 50 करोड़ का नहीं लिया। 50 करोड़ की मंत्री है और 50 करोड़ का दो, सिर्फ एक साल कर दो। तो रामकरण काला उस समय पर जो जेजेपी के 10 विधायक थे, उनमें से एक रामकरण काला भी थे, शाहबाद मारकंडा के विधायक थे वो। बाद में रामकरण काला शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के विधायक हैं आजकल। चर्चा उनकी पहले बीजेपी में जाने की भी थी 2024 के चुनाव से, लेकिन क्योंकि शाहबाद के अंदर, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र जो है वो कृष्ण बेदी का हुआ करता था पहले, आजकल जो नरवाना के विधायक हैं, और रामकरण काला को लगा था कि कुछ शायद बात नहीं बनेगी, या जैसी भी रहा पॉलिसी, जो भी पोजीशन बनी, वो शामिल कांग्रेस में हुए थे। अब रामकरण काला ने जब ये खुलासा कर दिया या ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि उनको 50 करोड़ रुपए में खरीदने की बात थी और खरीदार का नाम बता रहे हैं देवेंद्र बबली की तरफ से। देवेंद्र बबली, मैंने आपको बता दिया, उस समय सरकार के अंदर वजीर थे। दुष्यंत चौटाला के साथ बबली जी का भी 36 का आंकड़ा पहले रहा करता था। बाद में देवेंद्र बबली मंत्री बने तो थोड़ी सी जो खटास कम हुई थी,
लेकिन वो खटास कम होने के बाद वापस हुई। देवेंद्र बबली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। टोहाना से उनको विधानसभा का टिकट मिला था। चुनाव बबली साहब हार गए थे। सुभाष बराला वहां के बड़े नेता हैं। सुभाष बराला से बबली का 36 का आंकड़ा रहता है। यह बबली जी की पहचान है पूरी पूरी। तो देवेंद्र बबली पर आरोप लगा रहे थे शाहबाद मारकंडा के विधायक रामकरण काला खरीदने का उनको। और उसके बाद अब जो दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हमें बताया हमने अपनी पार्टी कैसे कैसे बचाई थी। सारे एमएलए जाने को तैयार थे। हमने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, हमने तो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है किसने क्या किया। ये सारा का सारा मुख्यमंत्री निवास, मैं आपको ये भी खुलासा कर देता हूं जो उन्होंने नहीं किया। और उस समय हमें पता है कि हमें पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के, और एक और व्यक्ति है इसमें सारी साजिश में, बबली जी जो हैं, उन्हें आगे कर करके ये सारे के सारे खेल को रचा कि जेजेपी पार्टी को तोड़ा जाए। और बाकायदा इस बात के कि बीजेपी के लोगों ने पैसे तक भी ऑफर किए। आज उस बात का खुलासा हो गया। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने वाले और निरंतर कमजोर करने वाले लोग कौन थे? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 6 विधायक, बबली जी को माइनस कर लें तो 5 जो उनके साथ गए, क्या वो 50-50 करोड़ रुपए लेकर के गए? उन सभी विधायकों को पब्लिक डोमेन में आकर के इस बात का खुलासा करना चाहिए और बताना चाहिए कि जन भावना के साथ आपने पैसों के मार्फिक जो है समझौता किया। एक बात और है कि अगर ये इतना बड़ा अपराध हुआ है तो सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? एफआईआर रजिस्टर करे और जननायक जनता पार्टी तोड़ने की साजिश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और एक व्यक्ति और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पहले मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं विद प्रूफ और एविडेंस उस आदमी का नाम भी पब्लिक डोमेन में ला करके रखूंगा कि जिस जेजेपी को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना घबराए हुए और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता से डरे हुए थे। इसलिए सारी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जनता के बीच में आनी चाहिए। उनके साथ थे, साथ में सरकार चल रही थी, सही चल रही, उसके बावजूद तोड़ने की क्या नौबत? क्या ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता की भावना और चौधरी देवीलाल जी की उस विचारधारा को ना तोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बान किया है। मैं सारे खुलासे करूंगा कुछ दिन। अभी तो क्या है ना कि रामकरण काला जी ने कहा है, अगर यही बात मैं कहता तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज उन्होंने कहा तो आप विश्वास कर रहे हैं, और अब थोड़े दिनों का इंतजार करें, ये सारी परतें खुल जाएंगी। कब तक खुलासा होने की संभावना? बहुत जल्द हो जाएगी। मैं तो सारे नाम ही ले दूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो उस समय के थे, आज जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप ये माइक उनके सामने लगा करके पूछिएगा कि क्या रामकरण काला जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ, वही बता दें। आपको मैं बता दूं कि 7 विधायक चले गए थे। 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए थे और एक विधायक उसके बाद में रामकरण काला ये कांग्रेस पार्टी में गए थे। 3 विधायक रह गए थे बस सिर्फ। एक खुद दुष्यंत चौटाला जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी नैना चौटाला और उनके तीसरे विधायक एक और, यानी कि 3 विधायक रह गए थे बस सिर्फ। अब जब बात चल पड़ी, जब दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो दिग्विजय चौटाला एक बात और कह रहे हैं, आपने सुनी इस ऑडियो के अंदर। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब किस बात का इंतजार है, ये भी कह रहे हैं। और साथ में एक बात और कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी के साथ में एक आदमी और था जो उनकी पार्टी तोड़ना चाहता था। और जननायक जनता पार्टी तोड़ने की साजिश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और एक व्यक्ति और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पहले मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं विद प्रूफ और एविडेंस उस आदमी का नाम भी पब्लिक डोमेन में ला करके रखूंगा। अब दिग्विजय चौटाला आखिर क्यों नहीं नाम खोल पाए? दरअसल सियासत जो है, राजनीति के अंदर कई बार बातें छुपाई जाती हैं, कई बार बातें सामने लाई जाती हैं और कई बार गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी में या अजय सिंह चौटाला जी की पार्टी में एक बड़ा किरदार हुआ करते थे मीनू बेनीवाल। नाम नहीं लिया दिग्विजय चौटाला ने, हम भी नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, लेकिन ये बताएंगे दिग्विजय चौटाला खुद ही, क्योंकि दिग्विजय जी ने तो गेंद डाल दी है मनोहर लाल जी के पाले में कि वो बताएं। लेकिन मीनू बेनीवाल
जननायक जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। उस समय से भी जब यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक हुआ करती थी, तब भी वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बहुत नजदीकियों में शामिल हुआ करते थे। मीनू बेनीवाल का मन बड़ा रहा है राजनीति के अंदर आकर चुनाव लड़ने का। जब जननायक जनता पार्टी अपने ढलान पर आ गई थी, पार्टी जब बिखर रही थी एक तरह से कह दें, बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था, उससे कुछ पहले ही आपको ध्यान होगा विधानसभा का उपचुनाव हुआ था एलनाबाद में। एलनाबाद का उपचुनाव जो हुआ था अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद, और अभय सिंह चौटाला फिर जीत करके आ गए थे, उस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा को अपना कैंडिडेट बनाया था। जेजेपी ने समर्थन दिया था उनको, गोविंद कांडा को, एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में। और मीनू बेनीवाल एलनाबाद से ही संबंध रखते हैं पूरा। सियासी लोग बताते हैं और जिन लोगों ने उस चुनाव को देखा था, क्योंकि मुझे भी ध्यान आता है वो घटनाक्रम, कि मीनू बेनीवाल की ड्यूटी लगाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मनोहर लाल जी की तरफ से, एलनाबाद क्षेत्र के अंदर। एलनाबाद के अंदर उन्होंने खूब डट कर के काम किया था और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है उनके बड़े नजदीक भी रहे। आजकल भी भारतीय जनता पार्टी में है। उनका पिछले दिनों भी एक फोटो वायरल था मोहम्मद इजराइल के साथ में, आपने देखा भी होगा। इस प्रकार की तमाम जो बातें, क्योंकि अभी दिग्विजय चौटाला ने कहा नहीं तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कोट जरूर करेंगे क्योंकि मीनू बेनीवाल एक बड़ा नाम थे। अब और कोई नाम था और वो बता सकते हैं। हालांकि जननायक जनता पार्टी के अब नाम आगे हम भी नहीं बताएंगे। जननायक जनता पार्टी के ऐसे कई नेताओं के नाम उस समय हवाओं में रहा करते थे, जो इधर जब तक दुष्यंत चौटाला के साथ भी थे और कुछ लोग आज भी हो सकते हैं वहां भी थे, और उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पूरी तरह हुआ करते थे। लेकिन बड़ी बात अब आ जाती है। पहली बात तो रामकरण काला पर, कि आखिर अब कौन सा समय है। क्या रामकरण काला को यह समय मुफीद लगा, क्योंकि इस समय पूरे हरियाणा के अंदर एक ही चर्चा है कि कांग्रेस के 5 विधायक बिक गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां कह रहे हैं कि जब खरीदार बड़ी बोली लगाने को तैयार हो तो बिकी जाते हैं लोग। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बात एक जरूर आ जाती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर नहीं पाई, राजस्थान के अंदर भी नहीं गिरी थी, इसलिए जिनका जमीर आसान होता है वो बिक जाया करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। खैर, हम इस बात में जाए बिना कहेंगे कि रामकरण काला आखिर क्यों कह रहे हैं। क्या इसलिए कि सियासी क्षेत्रों के अंदर ये इस प्रकार की अफवाहें हैं, चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं गॉसिप है। कांग्रेस के 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायक और जिनके वोट रिजेक्ट हुए, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो वो भी हैं ही। किस बड़ी डील की वजह से बात हुई थी, और क्या रामकरण काला उसी बात को सामने लाना चाहते हैं? क्योंकि जननायक जनता पार्टी के प्रति तो उनका प्रेम कोई अब होगा नहीं। और इधर बात आ जाएगी कि अगर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जो आज कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी पार्टी बचाई थी, अगर उनको पता चल गया था, चलिए 4.25 साल तक तो, 4.5 साल तक तो वो सत्ता के गलियारे में थे, उनको था कि सत्ता का जो मजा मिल रहा है उसको ले लिया जाए, तो बाद में तो वो भी बता सकते थे कि आखिर क्या कहानी थी, कौन तोड़ना चाह रहा था। आज 2 साल बाद ये बातें कहां से निकल करके आ रही हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी। क्या कहना चाहते हैं रामकरण काला और क्या बताना चाहते हैं दिग्विजय चौटाला, और फिर किस आधार पर मांग कर रहे हैं? क्या एक कोई व्यक्ति ऑडियो वायरल कर दे, क्या उसी आधार पर यह मांग कर दी जाएगी कि बड़े नेता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाए? सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि सियासत का आखिर ये रूप है कौन सा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।